व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु व जन्नतुल मक़ाम व दोज़खुल हराम। होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, जिनके भी क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग, नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपना माइक ऑन कर लिया करें, वन बाय वन, और क्वेश्चन कर लिया करें। यस मिस्टर फहद, अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ ले, फिर मैं जाऊंगा आईपीएस, फिर ईमान के पास, फिर मेराज के पास, इसी तरह स्लोली स्लोली हर बंदे का वो पूछेंगे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला के पास जाएंगे, तो सबके क्वेश्चन जो है वो आंसर किए जाएंगे। फौज साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्वेश्चन नहीं है तो चैट में बता दे कि नो क्वेश्चन। अच्छा, कंपनीज अर्निंग को कैसे आपने रीड करना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कंपनीज अर्निंग इन्फो का हमारा टैब डिस्कॉर्ड पे। यहाँ पे अगर आप देख ले तो सिंपली हमने यहाँ पे कहा है कि इन कंपनीज की अर्निंग आएगी। इन कंपनीज की अर्निंग का मतलब ये कि वो अपना पोस्ट करेंगे कि हमने इस क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी और मार्च यानी 3 महीनों में कितने कमाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूसडे को आफ्टर क्लोज। आफ्टर क्लोज का सिंपल मतलब ये है जब मार्केट क्लोज हो जाएगी ट्यूसडे को, तो अमेजोन अपना अपनी जो अर्निंग है वो रिलीज कर देगा कि हमने 3 महीने में इतने कमाए हैं। अर्निंग पर शेयर क्या थी, रेवेन्यू क्या थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जब भी आफ्टर क्लोज हो, मार्केट क्लोज हो, आफ्टर क्लोज अक्सर यूएस आफ्टर क्लोज जो है वो रात 2 बजे हो जाता है। तो इसका मतलब है अमेजोन अपना अर्निंग, अपनी जो अर्निंग है वो रात 2 बजे के बाद अनाउंस करता है। 3-4 बजे भी हो सकता है, कोई फिक्स टाइम इनका नहीं होता। अब इसमें सिंपली क्या हो सकता है कि अगर तो अमेजोन कि अर्निंग बेटर देन एक्सपेक्टेड है तो रिस्क सेंटिमेंट होगा, स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, क्रिप्टो भी ऊपर, एयूडी भी अप, एनजेडी भी अप, कैड भी अप। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन अपने शेयर जो अर्निंग है वो वर्स्ट पोस्ट करता है, तो उसकी वजह से फिर स्टॉक मार्केट भी डाउन जाएगा, फिर क्रिप्टो भी डाउन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम स्टॉक्स को भी सेल कर सकते हैं, क्रिप्टो को भी सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपने इस तरह करना है। इसी तरह थर्सडे को आज आफ्टर क्लोज रात 2 बजे के बाद एप्पल की अर्निंग आएगी। अब मैंने आपको यहाँ पे देखे ये जो चार्ट है ना, ये मैंने आपको बताया भी है कि एप्पल में आपने क्या देखना है। इनको थोड़ा सा लोड होने दे, ये फाइल थोड़ा सा जो है वो अच्छा, यहाँ पे कम ऑन यार। हमजा, अभी आ रही है आपको आवाज हमजा? कम ऑन मैन, कम ऑन कम ऑन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ से अपना वो ओपन कर देता हूँ। अ, जो लिस्ट है वो ओपन कर देते हैं। मेरे पास डाउनलोड पड़ा है वो, मैंने वो स्क्रीनशॉट निकाला था। तो यस, ये अच्छा यहाँ पे भी लोड हो गया। अभी अगर आप यहाँ पे देख ले तो amazon.com, या इसमें एप्पल कहाँ पे, एप्पल 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 एप्पल, ये एप्पल अगर आप देख ले तो एप्पल टेक्नोलॉजी की ये आप देख ले, एक है मीन, एक है लो, एक है हाई। तो अगर तो वो कहते हैं क्वार्टरली ईपीएस इस मीन के आते हैं, मतलब 1.5 ही आते हैं, तो इसका मतलब ये एज एक्सपेक्टेड है। 1.41 या इससे नीचे आते हैं तो वर्स्ट है, 1.55 या इससे ऊपर आते हैं तो बेस्ट है। तो 1.41 से नीचे आते हैं तो हम कहेंगे क्रिप्टो डाउन, स्टॉक्स डाउन, हम सेल करेंगे। 1.55 से ऊपर आते हैं तो क्रिप्टो अप, स्टॉक अप, हम बाय करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा फॉर ईयर ईपीएस एस्टिमेट, यानी जो ईयर है इसकी एस्टिमेट क्या है कि अर्निंग पर शेयर क्या होगी। तो अगर वो मीन है 6.54 तो फिर तो वही एज एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये 6.30 से ऊपर नीचे आता है तो फिर ये वर्स्ट कंसिडर होंगे, 6.90 से ऊपर आता है तो ये बेस्ट कंसिडर होंगे। इसी तरह क्वार्टरली रेवेन्यू एस्टिमेट इन्होंने लगाया है, तो उससे अगर ज्यादा मीन मीन तो एज एक्सपेक्टेड है, लो से अगर कम आते हैं तो स्टॉक डाउन क्रिप्टो डाउन, हाई से अगर ज्यादा आते हैं तो स्टॉक अप क्रिप्टो अप। तो सिंपली आपने जो अर्निंग इंफॉर्मेशन है वो आपने सिंपली इस तरह करना है कि अगर तो इनके अर्निंग बेटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं, यानी हाई एस्टिमेट एक
टिक करते हैं, यानी क्वार्टरली ईपीएस एस्टिमेट भी हाई आता है, फॉर ईयर ईपीएस अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट भी हाई आता है, क्वार्टरली रेवेन्यू एस्टिमेट भी हाई आता है, फॉर ईयर रेवेन्यू एस्टिमेट भी हाई आता है, पॉजिटिव कमेंट्स भी वो देते हैं। तो फिर इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्रिप्टो ऊपर जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी वेटेज है, यानी S&P 500 5.5% इम्पैक्ट हो सकता है। 5.5% इम्पैक्ट से मुराद ये कि S&P 500 में 5%, 5 वेटेज है एप्पल की, और एंड नास्डक में 10% है, और डाउ जोन्स में 3% है। तो इसका मतलब है एप्पल की अर्निंग रिपोर्ट की वजह से जो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वो नास्डक पे आएगा, क्योंकि उसकी वेटेज 10% है। जो दरमियाना इम्पैक्ट आएगा वो SPX पे आएगा, US 500 पे। लेकिन अगर तो वो हाई इम्पैक्ट आता है, सॉरी, जो कम इम्पैक्ट आएगा उस पे, तो वो डाउ जोन्स पे आएगा। फॉर एग्जांपल एप्पल के शेयर्स वर्स्ट आ गए तो स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा, तो SPX फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट नीचे जाएगा, लेकिन नस्दक जो है वो 200 पॉइंट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। और डाउ जोन्स उससे भी कम, फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट की बजाय 20 पॉइंट्स नीचे जाएगा। तो ये सिंपली आपने कंपनीज अर्निंग इंफॉर्मेशन को इस तरह आपने क्लिक करना है। CHF CPY मेरे ख्याल से मैं मिस कर गया हूँ कल, उसकी FOMC की वजह से रात कोई 3 बजे मैं सोया था, तो उसकी वजह से स्विस CPI में मिस कर गए। बट ओवरऑल अगर आप फिगर्स को देख ले तो बेस्ट फिगर्स आए हैं। बेस्ट फिगर की वजह से हम कह सकते हैं USD CHF में भी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, अगर हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाए तो 1 मिनट, ओ इतनी हाई वो, हाँ यहाँ पे भी अगर आप उसको सेल कर लेते तो ये आपका सपोर्ट लेवल है। इसमें क्विक होना पड़ेगा, अगर क्विक आप नहीं होते तो मेरे ख्याल से फिर वो नहीं होता। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो CHF डाउन है ना। तो अभी बेस्ट फिगर आए हैं, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको कह रहा है डाउन, और शॉर्ट टर्म फैक्टर कह रहा है आपको अप। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है। जब भी ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन होती है तो आपने सिंपली स्कैल्पिंग जो है वो करनी है। ठीक है, तो कंपनीज अर्निंग भी हो गई, CHF CPY भी हो गया। अनेबल टू टेक क्लास फर्दर बिकॉज आई एम इन ऑफिस एंड माय नेट इज नॉट वेरी गुड। चले ठीक है, नहीं सब नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको भेज देंगे। बिटकॉइन सर बहुत नीचे आ रहा है। अच्छा, बिटकॉइन सिंपली अगर आप यहाँ पे देख ले, इसका वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं। CPI के फिगर्स आप ओपन कर ले, मई के, सॉरी अप्रैल के, अच्छा अप्रैल के NFP फिगर्स आप सिंपली ओपन कर ले। अगर आप NFP फिगर्स देख ले तो NFP फिगर्स बेस्ट आए हैं। फिर उसके बाद CPI के फिगर्स आप देख ले। CPI के फिगर्स हमारे पास आए थे मेरे ख्याल से 10 और 11 को, यस 10 तारीख को आए थे, तो ये भी बेस्ट आए थे। और सेंट्रल बैंक भी उसमें एक्सपेक्टेशन यही थी कि सेंट्रल बैंक में जो स्पीचेस आए थे वो भी यही कह रहे थे, क्रिप्टो डाउन साइड। तो अभी ये क्रिप्टो जो है वो इसी वजह से डाउन आया है। और इसके अलावा आपको पता है प्रॉफिट टेकिंग का मतलब है कि जब भी बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, अभी NFP आने वाले, CPI आने वाले हैं, तो जिन लोगों ने बाई किया था वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल गए, प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गए, इसी वजह से भी मार्केट आया, डाउन आया। तो पास डेटा से भी क्रिप्टो को डाउन आना चाहिए था, क्योंकि CPI बेस्ड, NFP बेस्ड, सेंट्रल बैंक स्पीचेस वगैरह अगर सारी चीजें आप देख ले, और इसके अलावा आप प्रॉफिट टेकिंग का वो प्ले ले कि जब भी बड़े इवेंट्स आते हैं तो लोग प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल जाते हैं, तो इस वजह से भी क्रिप्टो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये हो गया आपकी बिटकॉइन। अच्छा, ईमान कह रहे हैं मेन पॉइंट्स टू टारगेट इन अ MP स्टेटमेंट, ट्रिक फॉर रीडिंग MP स्टेटमेंट। MP स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं ईमान? यस, अच्छा, सेंट्रल बैंक में सिंपली आपने 2-3 पॉइंट्स मॉनिटर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज ये है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, मैंने आपको कल एक वीडियो भी की थी यहाँ पे, इसमें मेरे ख्याल से मैंने आपको कहा था सिग्नल ट्रेड प्लान फॉर न्यूज इवेंट्स। यहाँ पे अगर आप देख ले FOMC गेम प्लान मैंने पोस्ट किया था, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बताए थे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट उस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो सिंपल यही था कि वी आर टोटली डाटा डिपेंडेंट, यानी टोटली डाटा डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, ग्रोथ जो है वो डाउन आया है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 30 बिलियन रिडक्शन होगी। अब ये एक्सपेक्टेशन है, अब आपने देखना है कि सरप्राइज क्या होगा। ठीक है, सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज क्या हो सकता है? हमने आपको बताया कि अगर तो डविश स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, यानी फॉर एग्जांपल सेल किस सिचुएशन में होगा, कि अगर वो कहते हैं कि कट्स आने वाला है, कोई हाइक्स नहीं आने वाला, इन्फ्लेशन जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है, और सॉफ्ट डाटा जो है वो ग्रोथ भी सॉफ्ट डाटा की तरफ आने वाला है, तो इसका मतलब है एक चीज आपने मॉनिटर करनी है, फॉरवर्ड गाइडेंस। फॉरवर्ड गाइडेंस आपको पता है, फॉरवर्ड गाइडेंस सिंपली मतलब ये है
कि आगे का वो क्या प्लान देते हैं। क्या वो आगे डाटा डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है डाटा पर आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या आगे वो बताते हैं कि हम कटिंग साइकिल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सेल कर सकते हैं डॉलर को, स्टॉक बाय, क्रिप्टो बाय, यूरो बाय, जीबीपी बाय। फिर अगर वो फॉरवर्ड गाइडेंस में ये बताते हैं नहीं यार आपने तो हमने तो फॉर एग्जांपल हॉकिश की तरफ चले जाना है, हाइकिंग करनी है, बैंक रेट को बढ़ाना है, तो इसका मतलब है डॉलर अप, स्टॉक डाउन, क्रिप्टो डाउन, गोल्ड डाउन। तो सिंपल उसूल स्टेटमेंट में ये करें कि आप सिनारियो बनाएं, फिर सिनारियो के बाद आप इसमें सिनारियो में आपने देखना है दो तीन पॉइंट्स। एक फॉरवर्ड गाइडेंस, कि फॉरवर्ड गाइडेंस में वो क्या कहते हैं, अप, डाउन या बिल्कुल डाटा डिपेंडेंट। फिर उसके बाद आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट के साथ तो वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कल के एफओएमसी इंटरेस्ट रेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। कल के एफओएमसी में क्वांटिटेटिव ईजिंग के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की है, 25 बिलियन 30 बिलियन की बजाय 25 बिलियन। तो ये तीन पॉइंट्स आपने देखने हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड गाइडेंस, सेकंड इंटरेस्ट रेट, थर्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। फिर अगर आपने एडिशनल इसमें डिग डाउन होना है, तो आपने सिंपली इसमें इन्फ्लेशन फिगर के बारे में अगर कोई वो कमेंट देते हैं, या जॉब्स डाटा के बारे में कोई कमेंट्स देते हैं, या ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में आप कमेंट्स देता है, तो वो भी आपने मॉनिटर करने हैं। अगर तो वो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट ग्रोथ, अबाउट इकोनॉमी, तो फिर आपने बाय करना है। नेगेटिव कमेंट्स होते हैं अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट जॉब्स, अबाउट इकोनॉमी, तो फिर आपने सिंपली सेल करना है। ठीक है ईमान। तो ये सिंपली तीन पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक रेट्स, क्वांटिटेटिव ईजिंग, फॉरवर्ड गाइडेंस। फिर आपने ये देख के अगर चौथा और पांचवा देखना है, आपके साथ थोड़ा सा टाइम है, तो फिर आप उसमें इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ग्रोथ वगैरह, जॉब डाटा, इसके बारे में देख ले कि इनके बारे में ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, हाईली अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूएबल सेशन, नईम साहब, वेलकम। अच्छा, फिर क्या कह रहे सर जी, एफओएमसी में ये वीडियोस दिखनी जरूरी होती है या सिर्फ स्टेटमेंट रीड्स? नहीं यार, ये तो बहुत जरूरी है। जो बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत जरूरी है। कल मैंने, अगर आप यहाँ पे देख ले क्वेश्चन के चैट में, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं या गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है। तो वो सिंपली मैंने उसको ही देखा था, क्या कहते हैं, 11:30 पे अगर हम जाते हैं, मेरा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 11:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट थी। अच्छा, 11:30 पे चले जाते हैं। अच्छा, यस, देखिए ये मैंने आपको कहा था कि कमेंट्स आर नेगेटिव फॉर गोल्ड, दे विल होल्ड, नॉट थिंकिंग ऑफ हाइक, सो गोल्ड पॉजिटिव। तो हमने उस वक्त कहा था, 11:40 पे कहा था कि गोल्ड पॉजिटिव, लेकिन इसमें हमने कहा था कि स्कैल्प कर ले। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं, तो डू सम स्कैल्प्स इफ पॉसिबल। स्कैल्प्स क्यों? क्योंकि वो कमेंट्स मीडियम टर्म पिक्चर को चेंज नहीं कर रहे थे, वो कमेंट लॉन्ग टर्म पिक्चर को चेंज नहीं कर रहे थे। उसमें सिंपली आप उसी वक्त 10-15 मिनट के लिए गोल्ड में बाय करके मार्केट से निकल सकते थे। तो ये सिंपली इसमें वो है, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको देखना है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना कि स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और प्रेस नहीं है। बाज़ औकात कभी कभार प्रेस कुछ और कह रहा होता है, और क्या कहते हैं, प्रेस कुछ और कह रहा होता है और स्टेटमेंट कुछ और कह रही होती है। तो आपने दोनों चीजों को देखना है, एक चीज को आपने नहीं देखना, अदरवाइज आप जो है वो हिट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अगर अभी ये आप देख लें, 11:40 पे हमने गोल्ड का पॉजिटिव कहा था ना, तो 11:40 पे अगर हम गोल्ड का चार्ट ओपन कर लें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, और गोल्ड के चार्ट पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए, मैंने आपको 11:40 पे कहा था कि गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो देखिए उस वक्त गोल्ड यहाँ पे था। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे था, देखिए आप यहाँ पे देख ले, ये यस्टरडे 11:40, ठीक है, कल 11:40, आज 2 तारीख है। कल 1 तारीख को मैंने आपको 11:40 पे कहा था कि गोल्ड ऊपर की तरफ जाए, तो 2321 से अपना हाई मार के 2328 पे। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि मीडियम टर्म वो नहीं है, डे ट्रेड नहीं है, स्विंग ट्रेड नहीं है, सिंपली आपने स्कैल्प लेना है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको भी देके, प्रेस को भी देख लिया करें। अच्छा, डज डविश फेट कट्स मीन इंजेक्टिंग डॉलर मीनिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग? अच्छा, तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं फात खान। फर्स्ट ऑफ ऑल, डविश का मतलब है बैंक रेट्स कम, क्वांटिटेटिव ईजिंग कम, सॉरी, बैंक रेट्स कम, क्वांटिटेटिव ईजिंग ज्यादा। और फॉरवर्ड गाइडेंस में वो ये बताते हैं कि आगे भी हम बैंक रेट कम करेंगे, इसको कहते हैं डविश। ठीक है, फेड कट्स का मतलब ये है कि बैंक रेट्स कम करेंगे। ठीक है, इंजेक्टिंग डॉलर मीनिंग यस, क्वांटिटेटिव ईजिंग इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये इंजेक्शन ऑफ डॉलर्स है। अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग डिक्रीज हो रही है, कल अगर आप देख ले, रिडक्शन ऑफ 25
बिलियन डॉलर। तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट था, यानी वो इंजेक्शन की बजाय डॉलर इकोनॉमी से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डविश का मतलब बैंक रेट्स कम, क्वांटिटेटिव ईजिंग ज्यादा, और आगे भी बैंक रेट कम करेंगे या क्वांटिटेटिव ईजिंग ज्यादा करेंगे। फैट कट्स का मतलब है बैंक रेट्स कम, और इंजेक्शन ऑफ डॉलर मीनिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग दोनों साइड पे हो सकता है। अगर वो कह रहा है क्वांटिटेटिव ईजिंग इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है इंजेक्शन ऑफ डॉलर इन इकोनॉमी। अगर वो कह रहा है क्वांटिटेटिव ईजिंग डिक्रीज होगा, जिस तरह कल का है रिडक्शन ऑफ 25 ट्रिलियन डॉलर्स, तो फिर 25 बिलियन डॉलर्स, तो वो फिर डॉलर जो है वो मार्केट से अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है फरहान। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? यस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। यूएस यील्ड रिलेशन विद इंटरेस्ट रेट। यूएस यील्ड सिंपली अगर आपने देखना है तो 10 ईयर यील्ड्स की जो रिलेशन है वो इंटरेस्ट रेट के साथ टोटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यहाँ पे अगर हम यूएस 10 ईयर यील्ड्स को देख ले, मैं आपको ओपन करा देता हूँ मेरे प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से भाई। अच्छा, यूएस 10 ईयर अगर इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से फेडरल फंड रेट के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें, फेडरल फंड रेट, फेडरल फंड्स रेट, ये इफेक्टिव फेडरल फंड रेट न्यू प्राइस स्केल, तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अब देखते हैं इसमें ये ओपन होता भी है कि नहीं। नहीं, ये इसमें शो नहीं होता। नहीं, तो ये यूएस यील्ड्स की जो रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ वो बिल्कुल पॉजिटिव है। आप बिल्कुल कह सकते हैं पॉजिटिव से सिंपली मुराद ये है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी बढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी कम होंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सर हॉकिश डविश न्यूट्रल, व्हाट डज दिस मीन इन स्पीचेस? हॉकिश का मतलब है बैंक रेट को ज्यादा करना, क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करना, और आगे भी बैंक रेट्स को ज्यादा करना, इसको कहते हैं हॉकिश। डविश का मतलब है बैंक रेट को कम करना, क्वांटिटेटिव ईजिंग को ज्यादा करना, और आगे भी बैंक रेट को कम करेंगे, इसको कहते हैं डविश। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना वो कहें कि बैंक रेट को बढ़ा रहे हैं, ना वो कहें कि बैंक रेट को कम कर रहे हैं, तो ये सिंपली इसको कहते हैं न्यूट्रल। अगेन आपको साजिद खान, बैंक रेट्स ज्यादा, क्वांटिटेटिव ईजिंग कम, इसको कहते हैं हॉकिश। बैंक रेट्स कम, क्वांटिटेटिव ईजिंग ज्यादा, इसको कहते हैं डाविश। और न्यूट्रल मीन के फिलहाल ना बैंक रेट बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। और अच्छा, तो व्हाट डज दिस मीन स्पीचेस? ठीक है, आपको बता दिया फैजान। सर अभी एफएमसी के बाद डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड के लिए सर डाउन आएगा या अप जाएगा? अच्छा, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो फिर आप डिटेल देख ले, कोई 5-10 मिनट की वीडियो हो जाएगी। अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये ओवरऑल मार्केट की रिव्यू है, मैं वो डिस्कॉर्ड में पोस्ट कर दूंगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। This simple logic, sir. This is simple logic. Sir, which country fundamental have strong impact over euro? Germany, France, Spain, etc. अच्छा, जो अगर आपने फंडामेंटल देखने हैं ना, तो यूरो में अगर आपने पीएमआईज एनएमआईज देखे होंगे, अगर हम ओपन कर ले थोड़ा सा नेक्स्ट वीक, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक को हमारे पास हमारे पास पीएमआईज और एनएमआईज है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसर खान, अ, ट, 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 यूरो का जो इम्पैक्ट आएगा ना वो जर्मनी और फ्रांस सबसे ज्यादा आता है। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देख ले, फ्रेंच पीएमआईज, जर्मन पीएमआईज, तो मार्केट ने इसको हाई इम्पैक्ट कहा है। तो जब भी आपने यूरो को ज्यादा इम्पैक्ट अगर आप कहते हैं फंडामेंटली, तो वो जर्मनी और फ्रेंच का, जर्मनी और फ्रांस का इम्पैक्ट ज्यादा आता है। ठीक है, तो यूरो क्योंकि ये जर्मनी और फ्रांस ओवरऑल 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूरोप इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूरोप और जर्मनी और फ्रांस को कुछ होगा तो यूरोप 60% इम्पैक्ट हो सकता है। अगर जर्मनी और फ्रांस ठीक जा रहा है तो आप कह सकते हैं यूरोप 60% ठीक जा रहा है। अगर जर्मनी और फ्रांस खराब जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यूरोप 60% चांसेस यही है कि यूरोप जो है वो खराब होगा। यस, यस बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर काइंडली इस सेशन की वीडियो डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जमील साहब, मैं इसकी वीडियो भी डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हो सकता है इसको फेसबुक पेज या यूट्यूब पे भी इसको
वो कर लें, अपलोड कर लें, तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी इसको आपके लिए अपलोड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, कंपनी अर्निंग्स भी हो गए, स्विस सीपीआई भी हो गया, CHF अनेबल टू टेक क्लास फर्दर बिकॉज आई एम इन ऑफिस। अच्छा ठीक है, बिटकॉइन सर बहुत नीचे आया है, उसके बारे में बता दिया। मेन पॉइंट्स टू टारगेट सेंटर वो भी बता दिया। अच्छा, एफओएमसी का इम्पैक्ट कितना रहता है, बिकॉज आगे एनएफपी भी है। अब अच्छा देखिए, एफओएमसी का जो इम्पैक्ट है वो एक तो लॉन्ग टर्म रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है डाटा डिपेंडेंट, क्योंकि उन्होंने आपको कह दिया कि वी आर टोटली डाटा डिपेंडेंट। यानी इसका मतलब है कि एफओएमसी का जो इम्पैक्ट है वो डाटा के साथ चेंज हो सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई डाटा की वजह से हमारा जो स्टैंड है वो चेंज हो भी सकता है। ठीक है, तो जो एफओएमसी का इम्पैक्ट है वो एनएफपी तक, फिर एनएफपी जैसे ही आएगा उसके मुताबिक एफओएमसी के लिए भी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएंगे। तो एनएफपी एफओएमसी के एक्सपेक्टेशन को चेंज कर सकता है। दैट्स वाई आपने डाटा को देखना है, डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। एफएमसी में वीडियो देखने से, हाँ जी वो भी बता दिया। डविश डविश हॉकिश वो भी बता दिया। यूएस यील्ड आपका वो भी बता दिया। फिर क्या कह रहे हैं, अच्छा फात खान कह रहे हैं सब फंडामेंटल्स इज बेसिक, सो वेदर इट डिफाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आई मीन फ्यूचर्स आर बाइनरी और लेस और एल्स। यार मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाया कि फंडामेंटल इज बेसिक, सो वेदर इट डिफाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आई मीन फ्यूचर्स और बाइनरी और एल्स। फात साहब आप इसको थोड़ा सा उर्दू में कह दें, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा उर्दू में बता दें, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा काइंडली। इट्स अ रिक्वेस्ट, माइंड आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप माइंड कर लेंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है क्वेश्चन आंसर सेशन का, कि हमारा जो प्यारा सा क्लाइंट है वो हमसे नाराज हो गया, फिर क्या फायदा। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ इसको, हो सकता है मुझे समझ आ जाए। मतलब फ्यूचर या बाइनरी जिसमें भी हम चले, बस फंडामेंटल को पकड़। देखिए एक चीज आपने देखनी है, बाइनरी, फ्यूचर, स्पॉट, IQ, कोटेक्स जो भी है ये ब्रोकर्स है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफिस है जिस ऑफिस में मैं अभी बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल ये फॉर सेल है। ये ईमान के साथ भी है, ये कैसर के साथ भी है, ये जमील के साथ भी है, ये फाद के साथ भी है। अब देखो ऑफिस सेम है, लेकिन अगर मैं ईमान के पास जाऊंगा ना, तो उसका जो ऑफिस है वो डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी डीलर ईमान। प्रॉपर्टी डीलर कैसर, उसका ऑफिस डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टी डीलर जमील, उसका ऑफिस डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टी डीलर फहद खान, उसका ऑफिस डिफरेंट होगा। लेकिन जो मैं ऑफिस बाय करना चाह रहा हूं, जो प्रॉपर्टी मैं लेना चाह रहा हूं ना, वो चारों के साथ मौजूद है। ईमान के साथ भी है, कैसर के साथ भी है, जमील के साथ भी है, फाद के। या एक मिसाल लेते हैं, किंगडम वैली की मिसाल ले ले, या कोई और वो कर चले, किंगडम वैली ठीक है। अब देखो किंगडम वैली को फॉरेक्स समझे कि किंगडम वैली फॉरेक्स है। अब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास भी चले जाए, आपको किंगडम वैली के फाइल्स भी मिल जाएंगे, आपको किंगडम वैली के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे अगर आपने बाय करने हैं। अब किंगडम वैली सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी डीलर है वो डिफरेंट है। तो फंडामेंटल्स, टेक्निकल, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, सारी चीजें सब में सेम है, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स डिफरेंट है। कोई बाइनरी पे कर रहा है, कोई एक्सपर्ट पे कर रहा है, कोई MT4 पे कर रहा है, कोई MT5 पे कर रहा तो ये सिंपली जितने भी है ये सिर्फ ब्रोकर्स हैं। मार्केट जो है वो आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज मिलेगा। ब्रोकर्स आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये क्विक हमारा 30 मिनट का क्वेश्चन का सेशन था। इनशाला नेक्स्ट आफ्टर 2 वीक्स आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। आपके क्वेश्चंस का एक और जो सेशन होगा वो मेरे ख्याल से 15 मई और 20 मई की बीच में इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड अल्लाह हाफिज।